सबसे पहले तो आप देखिए कि आधुनिक विश्व का इतिहास जो है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि आधुनिक विश्व के इतिहास में क्या क्या ऐसे टॉपिक है जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन्हें हम देखेंगे। आप यूपीएससी दीजिए, आरपीएससी दीजिए, जो यूपीपीएससी दीजिए, कितने भी जो भी एग्जाम आप देंगे वहां पर आप देखेंगे कि हर जगह वर्ल्ड हिस्ट्री का एक वेटेज है। और वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है और क्यों पढ़ाई जाती है और क्यों आपके लिए जो प्रशासन में महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से पढ़िए कोई सब्जेक्ट। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो स्टार्ट जहां से है, पुनर्जागरण और धर्म सुधार। अभी हम लोग आएंगे पुनर्जागरण पे, धर्म सुधार क्या होता है। आज केवल अपने सिलेबस को कवर करेंगे कि सिलेबस क्या कहता है और हम कैसे पढ़ें। आपको इसके लिए अगर कोई पुस्तक पढ़नी है तो समकालीन विश्व का इतिहास एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। कौन सी पुस्तक पढ़नी है? समकालीन विश्व का इतिहास, ठीक है। और एक ओल्ड एनसीईआरटी है जो विश्व के इतिहास की, वो पढ़ सकते हैं। दो किताबें ऐसी हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं विश्व के इतिहास में। विश्व के इतिहास को पढ़ने के बाद सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे तो मॉडर्न इंडिया में आपकी सोच और ज़्यादा परिपक्व हो जाएगी, मतलब और अच्छी हो जाएगी, बैलेंस अप्रोच हो जाएगा। बैलेंस अप्रोच जब होगा तो फिर आप आंसर लिखने की स्थिति में होंगे। तो एक किताब कौन सी पढ़नी है? कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया, मतलब जो समकालीन, जो कंटेम्प्रेरी वर्ड, एक बुक है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, उसको पढ़ लीजिए। और एक ओल्ड एनसीईआरटी है विश्व इतिहास की, वो पढ़ लीजिए। दो किताब आप पढ़ लेंगे और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं लगभग यहीं से चीजें कवर आपकी हो जाएंगी। तो पहला टॉपिक क्या है? पुनर्जागरण। और फिर क्या है? धर्म सुधार। उसके बाद क्या है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम दुनिया को क्या सीख देता है? देखो बार बार यही आएगा, स्वतंत्रता समानता की जो विचारधारा है वो सबसे पहले अमेरिका से आई। अमेरिका में जब स्ट्रगल शुरू हुआ तो अपने अपने सिलेबस को जब आप देखते हैं और आज कैसे उससे हमने कुछ सीखा है। अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश था। क्या था? इंग्लैंड की कॉलोनी थी और इंग्लैंड वहां शोषण करता था, लेकिन इंग्लैंड वहां पे कोई भी अधिकार देने को तैयार नहीं था। लेकिन अमेरिका में जो लोग थे ना, वो यूरोप के लोग थे। कहाँ के थे? यूरोप के लोग थे। और वो सारे लोग अपने राइट्स की, अधिकारों की डिमांड कर रहे थे। और जब अमेरिका में लोगों को अधिकार नहीं मिला तो उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ एक क्रांति करने का मन बनाया। इसी संदर्भ में आपको अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम देखना पड़ेगा। और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के जो सोल्जर्स थे उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था अमेरिका को आज़ाद कराने में। इसीलिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से कई मूल्य, कई वैल्यूज निकल के सामने आए। जो सिपाही फ्रांस के अमेरिका में लड़े थे वो जब अपने देश गए तो उन्होंने अपने देश में भी क्रांति कर दिया। 1789 फ्रांस में क्रांति। तो आपका दो टॉपिक यहाँ है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस का स्वतंत्रता संग्राम। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कहाँ? इंग्लैंड में। क्या हुआ उसके बाद? धीरे धीरे दुनिया में औद्योगिक विकास बहुत तेजी से बढ़ा। और इंग्लैंड ही दुनिया पे क्यों राज किया? क्योंकि जिसके पास पूंजी होगी, जिसके पास संसाधन होंगे, वही दुनिया में आगे बढ़ेगा। तो यहां अगर आप देखें कि औद्योगिक क्रांति क्या है और औद्योगिक क्रांति का विश्व में क्या असर रहा, यूरोप में क्या असर हुआ, भारत पर क्या असर हुआ, इंग्लैंड भारत में शासन कर रहा था तो भारत पर क्या असर पड़ रहा था, इतने एंगल है। केवल औद्योगिक क्रांति शब्द लिखा है इस पे मत जाइए, इसके कई डायमेंशन हैं। पेपर में हूबहू क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन जब हम अपने सिलेबस की टर्मिनोलॉजी को समझ पाए तो। अगर सिलेबस की टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाए हम तो हमें आंसर लिखने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। हमें सिलेबस की टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि आपका सिलेबस बोलता क्या है। क्या क्लियर है? इसके बाद क्या है? एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद। एशिया में आपने देखा
एशिया में ही आपका जो भारत भी आता है ना, आपका श्रीलंका भी है, अलग अलग देश। और यहाँ आप देखते हो कि अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने कैसे एशिया में साम्राज्य अपना फैलाया, इम्पीरियलिज्म क्या है, और कैसे अपनी कॉलोनी बनाई। कॉलोनी कैसे बनाई? कॉलोनी बनाने के साथ साथ आपको यह समझना पड़ेगा कि जो कॉलोनी बनाई, कॉलोनी बनाने से समस्या क्या हुई। तो हमारा सिलेबस क्या कहता है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि एशिया में जो साम्राज्यवाद था और जो उपनिवेशवाद आया। साम्राज्यवाद का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को अपने हाथ में ले लेते हैं और वहां अधिकार कर लेते हैं और बाद में वहां की इकोनॉमी भी अपने तरीके से चलाते हैं। साम्राज्यवाद की अवधारणा क्या है? वहां राजनीतिक नियंत्रण होता है, लेकिन उपनिवेशवाद में मूल भावना ये होती है जहां इकोनॉमिकल नियंत्रण होता है, उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। वहां की पूरी इकोनॉमी को अपने पक्ष में कर लेना। दिव्यांशु कुछ समझ में आ रहा है? नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, यहां पे नोट्स ले लेना तो उससे समझना। तो जिसको समझ में आएगा ठीक है, और नहीं समझ में आएगा चुप रहेगा बिल्कुल। तो यहां समझने की जरूरत यह है कि हमें अपने सिलेबस को कैसे डिकोड करना है। जिसको अपना सिलेबस समझ में आ जाएगा उसको लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, और जिसको सिलेबस नहीं समझ में आएगा वो चाहे जितना पढ़ ले वो लिख ही नहीं सकता, आंसर लिख ही नहीं पाएगा वो। इसके बाद फिर क्या है? जो विश्व युद्ध, मोटे मोटे अक्षर पे अगर आप देखें तो आपके सिलेबस में कुछ बातें क्लियर हैं। विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध दुनिया में लड़े गए हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, 1914 टू 1918। फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है 1939 टू 1945। 2 बड़े वॉर लड़े गए और इससे पूरी दुनिया के सामने कुछ प्रश्न खड़े हुए, और आज दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, यूक्रेन और रशिया संघर्ष में, जहां जो पूरी दुनिया में 2 गुट, 2 धड़े, 2 वर्ग, 2 समूह, 2 ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। रशिया के समर्थन में अगर आप देखें तो अभी उत्तर कोरिया जा रहा है। कौन जा रहा है? उत्तर कोरिया बहुत खतरनाक देश है, दुनिया का सबसे खतरनाक देश उत्तर कोरिया। चाइना भी उससे घबराता है, और उसको जो टेक्निक देने का काम किसने किया है? चाइना ने ही किया है। तो यहां समझने की जरूरत है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर हम किसी एक टॉपिक पे जाएं और ये देखें क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहां पे अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो यहां हमें देखना पड़ेगा कि जो भी हम बात करें, कि यहां का जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है क्या है? पुनर्जागरण। कौन सा है? पुनर्जागरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेनेसा। क्या कहते हैं? रेनेसा। पुनर्जागरण। पुनर्जागरण या रेनेसा, इसमें एक प्रश्न आता है कि पुनर्जागरण संसार और मानव की खोज थी। टिप्पणी करें। पुनर्जागरण संसार और मानव की खोज। मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूं, उसी पे ही हम लेक्चर लेंगे। पुनर्जागरण संसार और मानव की खोज थी। टिप्पणी करें। एक क्वेश्चन, पुनर्जागरण ने संसार को भी ढूंढा और मानव को भी ढूंढा। ये है पूरा पुनर्जागरण पढ़ लीजिए, आपको समझ में ना आया कि पुनर्जागरण से निकला क्या। इसीलिए पढ़ते समय क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखना चाहिए।
इससे आप टॉपिक पे सीधे प्रवेश करते हैं। क्या क्लियर? दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, मानवतावाद पुनर्जागरण का स्रोत और परिणाम दोनों था। मानवतावाद पुनर्जागरण का स्रोत और परिणाम दोनों था। स्पष्ट करें। ह्यूमैनिटी जो रेनेसा का सोर्स है और उसका रिजल्ट भी है। अपने से भी कुछ समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे समझ में आएगा, और अगर ये मैसेज दो कुछ नहीं समझ में आएगा, सब उड़ जाएगा दिमाग से। क्वेश्चन क्या है? मानवतावाद पुनर्जागरण का मतलब सबसे ज्यादा पुनर्जागरण में जिस वैल्यू पर बात हुई है वो ह्यूमनिज्म है, ह्यूमैनिटीज की बात हुई है, मानवता की बात हुई है, कि मानवता पे बात होगी, मानव के अधिकार, मानव स्वतंत्रता, और मानव जो करना चाहे वो कर सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता हो मानव के पास। रूसो कहता है कि मानव को प्रकृति ने मुक्त पैदा किया, फ्री, लेकिन मानव यहां पे सब जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इससे जंजीर मतलब क्या होता है? रस्सी, मतलब हर जगह से जकड़ा हुआ है और वो मुक्त होना चाहता है, फ्री। यह है पुनर्जागरण। प्रश्न नंबर 3, पुनर्जागरण के स्वरूप को स्पष्ट करें। पुनर्जागरण के स्वरूप को स्पष्ट करें। पुनर्जागरण के स्वरूप को स्पष्ट करें। पुनर्जागरण का स्वरूप क्या है? और आज की दुनिया में जब हम पुनर्जागरण की बात करते हैं, रेनेसा की बात करते हैं, तो आज की दुनिया में पुनर्जागरण क्यों पढ़े हम? क्यों पढ़े हम? ये तो हो चुका जो होना था। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? फिर से जागना। आप सोए हैं, वेकअप, उठ जाइए, और उठ के फिर क्या सोचेंगे? जो गलत किया है उसको सही करेंगे। सही करेंगे तभी तो है कोई बात। तो यहां समझने की जरूरत यह है कि पुनर्जागरण का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है। इसके अलावा एक प्रश्न और है, पुनर्जागरण राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन नहीं था, एक मनोदशा थी। एक क्वेश्चन है, पुनर्जागरण धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन नहीं था, अपितु एक मनोदशा थी। क्या थी साहब? मनोदशा, मन की दशा थी। कोई आंदोलन नहीं था, मन में आया नया, कुछ नया हो गया। मन क्या होता है? मन क्या होता है? हाँ, ये कोई प्रश्न ये आए हुए हैं, अब वहां जाके तुमको समझना हो या यहां समझना हो, समझ लो। वर्ड हिस्ट्री को समझने के लिए प्रश्न देखिए आप सारे। एक प्रश्न और आया कि पुनर्जागरण संसार और मानव के प्रति, मतलब जो पुनर्जागरण के द्वारा संसार और मानव के प्रति जो रुचियां जगी, उसी का ही दूसरा पक्ष था खोज और अनुसंधान। टिप्पणी करें। पुनर्जागरण के कारण, एक प्रश्न लिखो, पुनर्जागरण के द्वारा संसार और मानव के प्रति, पुनर्जागरण के द्वारा
संसार और मानव के प्रति पुनर्जागरण के द्वारा संसार और मानव के प्रति जो रुचि जगी मतलब इंटरेस्ट, जो रुचि जगी उसी का दूसरा पक्ष खोज और अनुसंधान का युग था। उसी का दूसरा पक्ष खोज और रिसर्च, अनुसंधान का युग था। देखने में प्रश्न बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, प्रश्न में कोई दम नहीं है, कुछ दम नहीं है इसमें। कुछ समझ में आ रहा है प्रियांशु? हिंदी उड़ी हुई है तुम्हारी, कोई बात नहीं, ऐसे समझो ये क्या है, रेनेसा। क्या है? रेनेसा। ये क्या कह रहा है? वर्ड। और ये क्या कह रहा है? ह्यूमन। कुछ दिमाग लगाओगे, इतना नहीं तो कहां तुमको पता चले यूपी कैडर मिल गया, फिर तुम्हारा काम गड़बड़ हो जाएगा। अब ये समझो, पहले प्रश्न को देखो, इंटरेस्ट किसमें किसमें पैदा किया? संसार में, वर्ड में और मानव। इससे क्या हुआ? इससे दूसरा पक्ष भी निकल के आया, रिसर्च। एक तो आपने देखा कि हमको रिसर्च करना है और दूसरा खोज करना है, इसीलिए नए नए उपनिवेश खोजे गए। ओके, अंग्रेजों ने भारत, आप देखिए कि बहुत सारे जो पुर्तगाली भारत में आए, अलग अलग जगह खोजे गए, अमेरिका की खोज हुई। ये पुनर्जागरण की देन है। ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ये प्रश्नों का तरीका ये है, और हम इसी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पुनर्जागरण क्या है और पुनर्जागरण में क्या बात आती है। पुनर्जागरण क्या है? रेनेसा क्या है? पुनर्जागरण को अगर आप देखें तो इसका अर्थ क्या होता है? फिर से जागना। क्या होता है? फिर से जागना। पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना। इसका मतलब आप पहले अच्छे थे, आप फिर से जागना चाहते हैं, आप सोए थे, आप जगना चाहते हैं। आप देखेंगे कि यूरोप में जो 5th और जो 6th वहां की सेंचुरी थी, उसमें अगर आप देखेंगे 5th और 6th सेंचुरी जो बीसी में अगर आप यूरोप में देखें तो वहां पे रोमन साम्राज्य था। क्या था? रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर बहुत ज्यादा डेवलप था और धीरे धीरे यूरोप में भी बहुत समस्याएं आ गई थी। डार्क एरा आ गया था, बड़ा अंधकार था, सब जगह जो फ्यूडल सिस्टम आ गया था, सामंत बहुत ज्यादा लेबर क्लास का शोषण करते थे, मेनर सिस्टम था, जबरदस्ती लोगों से काम कराया जाता था, बहुत समस्याएं थी यूरोप में। और जो वहां पर जो समय आ गया था उसको कहते हैं मध्यकाल, जो मिडिल एज। मिडिल एज में कुछ भी सही नहीं हो रहा था, लेकिन 14 to 16 सेंचुरी में कुछ नई नई बातें आने लगी। ये बात कब आ रही है? 14 to 16 सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में एक नई मनोदशा पुनर्जागरण का जन्म हो रहा है। एक नई सिचुएशन बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि लोग ऊब चुके हैं सामंतों से, लोग ऊब चुके हैं शोषण से, लोग ऊब चुके हैं अलग अलग प्रकार के चर्च के धार्मिक क्रियाकलापों से। चर्च बहुत कुछ कहता है, लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं होगा। 14 to 16 सेंचुरी में कुछ नई बातें आई, और नई बातें ऐसी हैं जिसने पुराने रोमन
जो साम्राज्य से सीख लिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा पुनर्जागरण, कि फिर से जागो और उसी रोमन साम्राज्य के लिहाज से अपने आप को ठीक करो। लेकिन यहां पर यह भी बात है कि यह केवल रोमन साम्राज्य के हिसाब से ही पुनर्जागरण नहीं था, यहां पर अपने समय काल के अनुरूप भी नए नए परिवर्तन, चेंज को स्वीकार करना था। मतलब केवल पिछले काल की अच्छाइयों को लेना है, जो बुराइयां वो नहीं लेंगे, और कुछ नए चेंज को स्वीकार करेंगे। यह है पुनर्जागरण। क्या क्लियर है पुनर्जागरण क्या होता है? क्यों पुनर्जागरण आया, इसके रीजन क्या है? कोई घटना होती है तो कार्य कारण की श्रृंखला है ना, आवश्यकता है तो आविष्कार होगा। तुमने आग की जरूरत महसूस किया तो तुमने पत्थर को रगड़ा, चकमक चकमक आग जल गई, वाह वाह करने लगे, फिर आपने जो मांस को खूब पकाया और खाने में मजा आ गया। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यहां पुनर्जागरण के पीछे की आवश्यकताएं क्या है, डिमांड क्या है, उस पर बात करते हैं। पुनर्जागरण के कारण, आप फ्रेम करते चलेंगे साथ में मेरे। अगर ये आपको वर्ड भी याद रहेंगे ना, आप आंसर लिख ले जाओगे। पहली चीज, धर्म युद्ध चल रहा था यूरोप में। क्या चल रहा था साहब? धर्म युद्ध। इसको एक शब्द आता है क्रूसेड, इसके लिए धर्म युद्ध के लिए एक शब्द आता है क्रूसेड, चल रहा था। क्रूसेड क्या है? धर्म युद्ध। एक स्थान है यरूशलेम, आप जानते हैं यरूशलेम कहां है इजराइल में? यरूशलेम, यरूशलेम। यरूशलेम को लेकर ईसाई और मुसलमान दोनों का पवित्र स्थान है। जो यरूशलेम है, इन दोनों का ही पवित्र स्थान है। इनके मध्य संघर्ष चल रहा था यरूशलेम को लेकर। यहीं यरूशलेम में एक मस्जिद है अल अक्का। कौन सी मस्जिद है? अल अक्का। पढ़ोगे न्यूज़पेपर तब आएगा उसमें, अल अक्का मस्जिद है। और आप देखेंगे कि यह संघर्ष चला ईसाइयों के बीच में और मुसलमानों के बीच में, और ये 11वीं से 13वीं शताब्दी तक चलता रहा। मतलब 11 जो सेंचुरी से लेकर 13 सेंचुरी तक, 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में संघर्ष चलता रहा। मतलब आपको दिखेगा 200 साल धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। ईसाई हैं बड़े कि मुसलमान बड़े, और अंततोगत्वा आप देखेंगे कि यहां पर ये जो धर्म युद्ध लड़ा गया, इसमें कई बड़े परिवर्तन हुए। क्या बड़े परिवर्तन हुए? यहां पर अगर आप देखेंगे तो ईसाइयों की हार हुई और मुसलमानों की विजय हुई। इसीलिए पूर्वी यूरोप की राजधानी कुस्तुनतुनिया 1453 में मुसलमानों के नियंत्रण में आ गई। आप समझिएगा, 1453 पूर्वी यूरोप की राजधानी कुस्तुनतुनिया जो है, इस पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया। क्या हो गया? कंट्रोल हो गया मुसलमानों का साथ। और जब कंट्रोल हुआ, उसके बाद से ही सारी चीजें आई। और आप देखेंगे इसके बाद जो अरब जगत के लोग थे वो यूरोप में पहुंचे, और यूरोप में जब वो पहुंचे तो इससे वहां पर बहुत सारी बातें अरब जगत की पहुंची यूरोप में, जैसे लॉजिकल अप्रोच, तर्क शक्ति। जैसे अब यहां समझना, अब यहां पे पूर्वी यूरोप में पहुंच गए, यहां पर इनसे क्या आया? तुर्कों से तर्क शक्ति।
मतलब अरब क्षेत्र में लॉजिकल अप्रोच सबसे अच्छा था उस समय का, तर्क शक्ति का प्रयोग करते थे, उसकी चीज आपको दिखाई देगी। इसके अलावा और क्या, प्रयोग, प्रयोग करके सीखना, ये भी अरब से ही पहुंचा यूरोप में। जो यूरोप के लोग आज ये कहते हैं हम सब जानते हैं, हम खलीफा टाइप के लोग हैं, ऐसा नहीं है। अरब जगत में ज्यादा आविष्कार था। आप जानते हैं चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था, यह आपको समझना पड़ेगा। और यहां पर ये जो बातें चल रही हैं, प्रयोग शक्ति है, प्रयोग करके जानना, एक्सपेरिमेंट, क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट। ये भी वहां गया, क्योंकि वहां पे तुर्कों का नियंत्रण है, तो जो अरब जगत से सीखा है वो साथ जाएगा। और क्या जा रहा है साथ में, इसके अलावा आप देखेंगे वैज्ञानिक खोज जो अरब जगत में हुई, उसका असर यूरोप में भी पहुंचा। मतलब ये अपने साथ कुछ नई नई चीजें भी लेकर गए। वैज्ञानिक खोज, प्रयोग शक्ति, तर्क शक्ति, वैज्ञानिक खोज। तो जो धर्म युद्ध है उसने अरब जगत के ज्ञान को यूरोप तक पहुंचा दिया। तो यूरोप में पुनर्जागरण की परिस्थिति बनेगी कि नहीं। याद करो लॉर्ड मैकाले का स्टेटमेंट। लॉर्ड मैकाले आता है सबसे पहले अरब और भारत के पूरे जो साहित्य और इतिहास को बहुत छोटा बताता है। लॉर्ड मैकाले कहता है अरब का और भारत के संसार का जो भी ज्ञान है वो यूरोप की पुस्तकालय की एक सेल्फ के बराबर भी नहीं है, सीखा यहीं से। और फिर हमने ये कह दिया साहब हम तो कुछ आपसे लिए ही नहीं। लॉर्ड मैकाले ने इंडियन कल्चर को, इंडियन सोसाइटी को बहुत हे माना है, खराब माना है, और भारत में केवल अंग्रेजी शिक्षा की जो वकालत किया। क्यों? क्योंकि उनकी कल्चर से संबंधित था, उनकी अपनी संस्कृति से संबंधित था, और जब आप वो पढ़ेंगे तो फिर उनकी संस्कृति को भी आप अपना लेंगे। ये चीज बहुत ज्यादा इनबिल्ट है। इसीलिए आज के समय में मातृभाषा में शिक्षा की बात चल रही है कि एक ऐसा फार्मूला रखा जाए जहां पर एक आपकी मातृभाषा हो, एक आपकी हिंदी लैंग्वेज हो और एक और लैंग्वेज हो, त्रिभाषा फार्मूला। तो यहां यह भी आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें अरस्तु, अरस्तु भी अरब जगत के थे। अरस्तु को अगर आप देखें, अरस्तु के जो वैज्ञानिक ग्रंथ का भी बड़ा असर था। इसके अलावा अरबी अंक पद्धति, अंक जो नंबर सिस्टम था वो अरब से निकला, अरबी अंक पद्धति, बीज गणित, कागज का प्रयोग, ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखें, एक तो अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ, यहीं पे आप इसको ऐड कर लें, अरस्तु के, एरिस्टोटल के वैज्ञानिक ग्रंथ, इसके अलावा अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ के अलावा और क्या देखते हैं आप, अरबी अंक पद्धति, अरबी नंबर सिस्टम, ये भी पहुंचा वहां, अरबी अंक पद्धति। ठीक है, अरबी अंक पद्धति। इसके अलावा आप देखते हैं तो यहां पर आपको कागज का प्रयोग, जो बीज गणित, ये सारी चीजें यहां से आप सीख रहे हैं अरब के लोगों से। बीज गणित, कागज का प्रयोग, इन सारे सेगमेंट, ये सारे जितने भी चीजें हैं ये अब पूर्वी यूरोप तक पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे इसने पूरे यूरोप में असर डालना शुरू किया। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है कि धर्म युद्ध से क्या हुआ? क्या क्लियर है? पुनर्जागरण में धर्म युद्ध की भूमिका क्या है? धर्म युद्ध से लोग वहां पहुंच गए और वहां पर अपनी चीजों का, जो भी कोई, आप ही कहीं जाओगे तो अपने कल्चर, अपनी चीजों को लेकर कहीं जाओगे और उसका असर जहां जाओगे वहां पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात। इसके अलावा सामंतवाद का डिक्लाइन हो रहा था, ये भी एक बात आएगी। अगला पॉइंट क्या होगा? सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन,
14 टू 16 सेंचुरी में अगर आप देखें धीरे धीरे यूरोप में डिक्लाइन कर रहा था फ्यूडल सिस्टम, सामंतवाद का पतन हो रहा था 14वीं से 16वीं शताब्दी से, जो 14 टू 16 सेंचुरी में। अब सामंतवाद के पतन से अगर आप देखेंगे क्या हुआ, यह हुआ कि कुछ नई व्यवस्था, मानव के अधिकार है ना, व्यक्ति के अधिकार, मानवतावाद, इस पे बात होनी चाहिए। फिर स्वतंत्रता पर बात होनी चाहिए, समानता पर बात होनी चाहिए। अमेरिका की क्रांति इसी पर हुई, जो स्वतंत्रता समानता। आगे चल के फ्रांस की क्रांति भी इसी पे हुई, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। नहीं चाहिए कोई असमानता, सब बराबर है, वी आर द इक्वल, ये बात है। अमेरिका में आप जाएंगे तो कभी भी अमेरिका के लोग कहते हैं वी आर द अमेरिकन्स, हम अमेरिका के लोग। क्यों? ये बात वहीं से निकल के आई, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। 13 उपनिवेश हैं अमेरिका में, अमेरिका में 13 बस्तियां हैं, जो पूरा अमेरिका वहां पे 13, अगर आप देखें आज तो अमेरिका में जो 50 स्टेट हैं वहां पे अमेरिका के अंदर, ठीक है। अब ये जो कॉलोनी के लोग थे अमेरिका में, ये अपने अधिकारों के लिए इंग्लैंड से संघर्ष कर रहे थे, और ये संघर्ष पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था कि अगर असमानता करोगे तो आप टिक नहीं पाओगे कहीं पर भी, अगर अधिकार नहीं दोगे तो आप टिक नहीं पाओगे कहीं पर। अमेरिका में नारा आया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स नहीं, अगर आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो टैक्स हम नहीं आपको देंगे। इसलिए अमेरिका में संघर्ष हुआ, इसलिए अमेरिका में क्रांति हुई। और आगे चल के मैंने आपको बताया कि अमेरिका में जो सिपाही गए थे फ्रांस के, चूंकि फ्रांस इंग्लैंड और फ्रांस की दुश्मनी चल रही थी उस समय, तो जब दुश्मनी चलती है तो जहां आपके खिलाफ विरोध होगा वहां आप सहयोग कर देंगे। अमेरिका के लोगों ने फ्रांस से सहयोग मांगा और फ्रांस के सिपाही गए, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को सफल कराए। बाद में वही सिपाही अपने देश पहुंचे, अपने यहां भी एक नया माहौल बनाने की बात करने लगे, इसलिए फ्रांस की क्रांति हुई। आप ऐसे तो पढ़ लेते हैं फ्रांस की क्रांति, लेकिन फ्रांस की क्रांति के मूल में क्या है? जब आप एक बार कहीं जाएं, अमेरिका जाके देखें, अरे यार इतना फ्रीडम मिलता है, हमारे देश में तो मिलते ही नहीं। फिर क्या करेंगे आप अपने देश आके? आप माहौल बनाएंगे, गलत हो रहा है, हम क्या चाहें? आजादी। किससे? खराब व्यवस्था से, खराब समाज से, रूढ़ियों से, पिछड़ेपन से, जो जाति व्यवस्था से। आजादी, आजादी चाहिए, यह बात समझने की जरूरत है। इसके अलावा है व्यापार वाणिज्य का विकास। व्यापार वाणिज्य का विकास, इस समय आप देखेंगे कि पूरे यूरोप में बहुत तेजी से व्यापार वाणिज्य का विकास हो रहा था। ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत तेजी से विकास हो रहा था। और अगर आप देखें एशिया और यूरोप में बहुत अच्छे संबंध थे, और उसके साथ साथ अगर आप देख रहे हैं कि यहां पे ये जो व्यापारिक संबंध थे, इसने कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों को जन्म दिया, जैसे इटली में वेनिस, फ्लोरेंस। इसके अलावा अगर आप देखें जो मिलान, इटली पहले बहुत डेवलप था एंशिएंट टाइम में, इटली पहले बहुत डेवलप था। तो आप देखेंगे कि जो व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था उसने इटली को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया था। अगर आप देखेंगे तो उसे भूमध्य सागर की रानी भी कहते हैं इटली को, है ना। अगर आप इस बात को समझिएगा कि इटली एक ऐसा देश था जहां सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर होता था पूरे यूरोप में, इसीलिए इटली से ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई? इटली से। यहां पर कई ऐसे शहर अगर आप देखें, फ्लोरेंस, मिलान, है ना, रोम, ये सारे शहर डेवलप हो रहे थे। और जब ये शहर डेवलप होंगे तो यहां एक नया वर्ग उभरेगा, मध्यम वर्ग। शहर का मतलब है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास चाहता है आजादी साहब। उसको गांव नहीं है वो कि आजादी नहीं मांगेगा, मिडिल क्लास को चाहिए आजादी।
और यहां आप देखेंगे कि ये जब बातें आई तो ऐसे शहरों के कारण भी धीरे धीरे पुनर्जागरण की परिस्थितियां बनने लगी कि नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा। शहर में आप क्या कोई वाद कर पाते हो क्या? शहर में कोई वाद हो सकता है क्या? खुलेआम तो नहीं हो पाएगा। होटल में खाना खाने जाओगे तो पूछते हो कि तुम्हारा क्या नाम है? नहीं पूछ पाएंगे आप। शहर है, शहर में सारी बातें बंद हो जाती हैं। तो यहां पुनर्जागरण में जब मानव अधिकारों की बात हुई तो उसके पीछे व्यापार वाणिज्य का विकास, फिर नए शहरों का विकास, फिर नई सोसाइटी का विकास। नई सोसाइटी नए वैल्यूज की डिमांड करेगी और नए वैल्यूज की डिमांड करेगी तो नया विश्व बनेगा, नई व्यवस्था बनेगी, तो पुनर्जागरण आएगा। क्या क्लियर है ना? अगला पॉइंट क्या होना चाहिए? कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया के बारे में अभी चर्चा हुई थी, फिर भी थोड़ी बात समझ लो। कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया का पतन। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री हमसे नहीं समझ पाए आप, इसमें हमको एक्सीलेंस है पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में, सबसे ज्यादा यही हमने पढ़ा है अपने जीवन काल में दिल्ली विश्वविद्यालय में। ये हमारा कोर सब्जेक्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो फिर और समझना, अब तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बात जरूर आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, अगर आप इस समय नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा फिर ज्यादा। कुस्तुनतुनिया क्या है? पूर्वी यूरोप की कैपिटल है और उसका पतन हो गया, वो डिक्लाइन कर गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया वहां अटैक हुआ मुसलमानों का और अधिकार कर लिया गया। और जब अधिकार कर लिया गया तो पूर्वी यूरोप से विद्वान साहब भागे। मुसलमानों का आक्रमण, वो तलवार लेके घूम रहे हैं, मार रहे हैं इधर से उधर। अब जो पूर्वी यूरोप में जो इलीट क्लास था, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था, वो भाग खड़ा हुआ। कहां भागा? फ्रांस में भागा। और कहां भागा? जर्मनी भागा, इंग्लैंड गया, सब जगह भाग गए। और जब भाग के गए तो उनके साथ जो नया ज्ञान, विज्ञान, नई जानकारियां, नए प्रयोग, नए आविष्कार, सब साथ में गए। क्या बात समझ में आई? और जब नए प्रयोग और नई सारी चीजें आई तो पूरे यूरोप में एकदम मनोदशा बन गई, मेंटल स्टेटस बन गया कि नहीं यार, कुछ अलग करते हैं, कुछ नए अधिकारों की बात करते हैं। और उसके बाद पूर्वी यूरोप की राजधानी कुस्तुनतुनिया पे मुसलमानों का नियंत्रण हो गया। तो व्यापार जो जो यूरोप का एशिया के साथ होता था वो लॉक हो गया। ध्यान समझो, जब पूर्वी यूरोप की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया मुसलमानों का, तो इसको लॉक कर दिया गया, ट्रेड को। इस ट्रेड को लॉक कर दिया गया तो व्यापार ही नहीं हो पा रहा था एशिया के साथ। मजबूरी में भौगोलिक खोज शुरू हुई, मजबूरी में नए नए रास्ते ढूंढे गए और मजबूरी में चीजें बेहतर की गई। और इसी समय आप देखेंगे कि पुर्तगाल ने खूब नाविक यात्राएं किया, इंग्लैंड के द्वारा नाविक यात्राएं की गई, अपने जहाज उतारे गए समुद्र में और फिर नए नए आविष्कार हुए। वास्को डिगामा जो ढूंढते ढूंढते भारत में आ गया, है ना? अब आप समझिए ये इसलिए हुआ, अगर ये रास्ता लॉक नहीं होता तो ये खोज ही नहीं होती। इसलिए मैंने कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसीलिए पुनर्जागरण को अनेक खोजों और आगे की परिस्थितियों के निर्माण करने के लिए आप कारक मान सकते हैं। मतलब ये जो कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, इसके कारण भी आपने ये समझा कि दुनिया में खोज हुई और खासतौर से यूरोप में आविष्कार हुए। आविष्कार हुए वहां पे बहुत सारे आविष्कार। फिर समुद्री रास्तों की खोज, हेनरी नेविगेटर ने जो रास्ता ढूंढा कि भाई कैसे जाएंगे, कंपास, अगर आप देखें बहुत सारी चीजों का जो प्रयोग शुरू हो गया। इस तरीके समझना है। क्या क्लियर है? भौगोलिक खोज, अगला पॉइंट।
भौगोलिक खोजें। क्या है भौगोलिक खोज? स्पेन, पुर्तगाल एकदम भौगोलिक खोज में बहुत आगे थे। अगर आप देखेंगे तो पुर्तगाल, स्पेन, इन लोगों ने स्टार्टिंग में खूब खोज किया अपने देश में। स्पेन की राजकुमारी बहुत ज्यादा जो भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन देती थी। जो पुर्तगाल के, मतलब आप देखेंगे शासक वर्ग भी भौगोलिक खोजों को बड़ा प्रोत्साहन देते थे। और इसके कारण अगर आप देखें वास्को डिगामा, कोलंबस, जो भी लोग हैं उन लोगों ने नए नए, तो वास्को डिगामा ने क्या ढूंढा साहब? हाँ, भारत, भारत का रास्ता अफ्रीका से होता हुआ अंतरिक्ष से, ठीक है, कैप ऑफ गुड होप से। और कोलंबस यूएसए। एक्चुअल में समस्या क्या हुई, ये जो ढूंढने निकला था भारत और ढूंढ दिया अमेरिका। जाना चाह रहे थे जो जापान, पहुंच गए कहीं और। ये होता है, ये ढूंढना चाहता था कुछ और आप देखेंगे यहां पर ये चीजें हुई। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो नए रास्ते, ये जो नवीन मार्ग ढूंढे गए, इसके पीछे भी जो परिस्थितियां हैं उसने भी पुनर्जागरण को लाने का काम किया। 1498 में जो वास्को डिगामा पहुंचा कालीकट, है ना, 1498 में, जो 1498 में कहां पहुंचा? कालीकट। और यहां पे था एक व्यक्ति जमोरिन, जमोरिन के पास लाया मनीक नाम का एक था गाइड। उसने कहा ऐसा है वास्को भाई, मैं तुमको लेके चलता हूं जमोरिन के पास। अब्दुल मनिक नाम का व्यक्ति था जो गाइड था, है ना। जैसे आप राजस्थान गए और आपको गाइड मिल गया, कोई कहे चलो जी हम आपको घुमाएंगे, हवा महल कहाँ है जयपुर में, गाइड है। वैसे अब्दुल मनिक गाइड था जो लेकर आया जमोरिन के पास। जमोरिन ने बड़ा स्वागत किया। वास्को डिगामा यहां से लेके गया काली मिर्च और पुर्तगाल में ले गया 60 गुना ज्यादा लाभ पाया। बल्ले बल्ले हो गई पुर्तगाल में। पुर्तगाल लोगों ने कहा अब हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। भारत में आना शुरू। भारत से क्या चाहिए? मसाला। जानते हैं आप कि भारत से क्या चाहिए? मसाला चाहिए। भारत बड़ा उपयोगी था, ठीक है। तो इसके बाद ये जो भौगोलिक खोजें हुई, इससे यूरोप और भारत और जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनके बीच एक आइडियोलॉजी का इंटरचेंज हुआ, विचारों का आदान प्रदान। जो जहां अच्छा है वहां का विचार वहां पहुंचा और जो वहां का विचार अच्छा वो यहां आया। और वैचारिक आदान प्रदान जब हुआ तो इससे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, हम चीजों को समझ पाए, ठीक है। और क्या है? शिक्षा और साहित्य का विकास। इस समय एक चीज और दिखाई देगी, इससे भी है शिक्षा और साहित्य का विकास। शिक्षा और साहित्य का विकास। शिक्षा और साहित्य का विकास, इसके कारण भी पुनर्जागरण है। कैसे? अगर आप देखेंगे कि यूरोप के अलग अलग देशों में इस समय विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी। ध्यान समझना, यूरोप के अलग अलग देशों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी। ठीक है, अलग अलग देशों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी। जब विश्वविद्यालय स्थापित होंगे तो आप एक बात समझना, वहां बौद्धिक चिंतन होगा, इंटेलेक्चुअल टॉक होगी, कुछ मुद्दों पे चर्चा होगी, इश्यूज पे चर्चा होगी। और जब इश्यूज पे चर्चा होगी तो ये भी बात होगी कि मानव के अधिकार क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, कितने राइट मिले हैं, इक्वलिटी की बात होगी, समानता की, अपने फ्रीडम की बात होगी, है ना, होगी कि नहीं होगी। यहां पर आप देखिएगा यही हुआ। इस समय
कार्डोवा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ स्पेन में। कार्डोवा विश्वविद्यालय, कार्डोवा, कार्डोवा विश्वविद्यालय कहां पे है साहब? ये स्पेन में। स्पेन घूमने का लोगों का मन होता है। कार्डोवा विश्वविद्यालय, कभी आप स्पेन जाने का अवसर लगे तो कार्डोवा यूनिवर्सिटी जरूर जाइए। और यहां पर आप देखेंगे कई विद्वान, एक पेट्राक नाम का बहुत बड़ा विद्वान यहां हुआ, पेट्राक, टॉमस मूर, दांते, बहुत सारे विद्वान यहीं से निकले। दांते, पेट्राक, टॉमस मूर, ये सब का नाम खूब आता है। आपको विद्वान नहीं बनना है, केवल ये बात समझिए कि ये सब विद्वान यहीं से निकले हैं, स्कॉलर ही हैं ये। कौन है? हाँ, स्कॉलर हैं। क्या कह रहे हैं ये? इन्होंने ये कहा कि साहब जो हमारे प्राचीन ग्रंथ जो बहुत अच्छे हैं उनका हम आपके लिए ट्रांसलेशन करेंगे, और ट्रांसलेशन करके आपको वो जो अच्छा समय जो था उसे फिर से हम कैसे ला सकते हैं उसके लिए आपको जागृत करेंगे। ये बातें आपको समझना पड़ेगा। क्या क्लियर है? पुनर्जागरण के कारण मैंने ज्यादा बता दिया, आप इतने में ही लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा बता दिया, लेकिन फिर भी ठीक है कि पुनर्जागरण के क्या रीजंस थे, क्यों पुनर्जागरण आया। क्या क्लियर है? 2-4 पॉइंट भी आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। स्टोरी समझ में आई पुनर्जागरण की? अब पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या, फीचर्स क्या है? अब यहां से प्रश्न आएगा मानवतावाद वाला, आप समझना। पुनर्जागरण की विशेषताएं, अगला पॉइंट बनाइए, पुनर्जागरण की विशेषताएं। पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं, पहली विशेषता है मानवतावाद। मानवतावाद, मानवतावाद, हम मानव हैं और मानव होने के नाते ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें कुछ मिलना चाहिए। क्या है इसका मतलब? अभी तक मानव के जीवन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता था, लेकिन अब मानवतावाद के तहत पुनर्जागरण जब आ रहा है उस समय एक बात कही जा रही है कि पुनर्जागरण की विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता है मानवतावाद। ह्यूमन, मानव के लिए, मानव के अंदर रुचि पैदा करना। आप मानव के अंदर अपनी रुचियां बनाए, मतलब जो भी नियम बनेगा वो मानव के लिए बनेगा। क्या क्लियर? मतलब ये है कि हम मानव के जीवन में रुचि लेंगे, पहली बात तो ये है, मानव के जीवन में रुचि लेंगे हम। पहले नहीं था ये, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये कहा जा रहा है ईश्वर के नाम पे छोड़ दो भैया, चित्रकारी बनाओ, अपना नाम मत लिखना, गलती से भी तुम कौन हो भूल जाओ। लेकिन अब कहा जा रहा है नहीं, मानव के जीवन में रुचि लेना। दूसरी बात, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानवतावाद में आएगा। मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना कि मानव की समस्या क्या है, उसका अध्ययन करिए आप। तीसरी बात, अगर आप देखें, मानव का आदर करना, रिस्पेक्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। हमने आदर नहीं किया ना मानव का। मानवतावाद यही कहता है भैया सब मानव हैं, हम सब मानव हैं, सबके कल्याण की बात होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऊपर वाले मानव, हम नीचे वाले मानव। मानव का आदर करना, मानव का आदर, रिस्पेक्ट करिए,
और क्या है इसमें? इसके अलावा यह कहा गया है कि हमें ईश्वर के बजाय मानव का चिंतन करना चाहिए। ईश्वर का चिंतन जो हम कर रहे हैं, बल्कि हमें जो भी चिंतन करना चाहिए उसे मानव केंद्र में होना चाहिए। केवल ईश्वर के चिंतन से काम नहीं चलेगा। हे भगवान, मैं तुम्हारे में खो जाऊं और फिर मैं तुमसे क्या ही करूंगा, और मेरा तो हर चीज तुम में ही है खोया हुआ, ये नहीं होना चाहिए। ईश्वर के लिए चिंतन, अपने लिए चिंतन करिए। और जब आप अपने लिए चिंतन करेंगे तो ये बात यहां रखी गई है। पुनर्जागरण काल में यही बात सबसे बड़ी है कि हमें परलोक के स्थान पे इस संसार में ध्यान देना चाहिए। परलोक मतलब हेवन, यू गॉट हेवन। लोग कहते तुम्हें हेवन के लिए लड़ना चाहिए। नहीं, हेवन के लिए नहीं लड़ना चाहिए, अर्थ पे लड़ना है अपने को। अर्थ चाहिए, धरती। इस धरती पर मधु है और वहां न जाने क्या होगा। नहीं भाई, यहां पे तो सब कुछ है, वहां क्या होगा ये तो पता भी नहीं ना। है पता क्या प्रियांशु तुमको वहां क्या मिलेगा? भाई वहां बताते हैं लोग कि वहां पे 72 हूर है। अब पता नहीं ये भाई कितना सही है कितना गलत, लेकिन ये फिलॉसफी है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। यहां पे ये कहा गया है कि हमें जो परलोक के चिंतन के स्थान पे इसी संसार का चिंतन करना चाहिए और अपने जीवन को आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहिए, जॉयफुल लाइफ। देखिए क्या बात है, पुनर्जागरण से अच्छी अच्छी बातें निकलती है। ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कुछ निकला ही नहीं। सागर मंथन होगा तो अमृत भी निकलेगा, विष भी निकलेगा। विष कौन पिएगा, इसी पे समस्या हुई। सब देवता भाग खड़े विष के नाम पर। तब भोलेनाथ बुलाया गया कि भोले आदमी आप ही पी के दिखाइए। शिव पी गए, शिव पिला दिया विष, तब से नीलकंठ कहलाने लगे। अब समझिएगा, अब यहां पर अंधविश्वास, पुनर्जागरण में आप देखें जहां आप मानवतावाद की बात करेंगे ना, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, तो अंधविश्वास, पोप, पादरी के ऊपर आप आवाज उठाएंगे। पोप के ऊपर आवाज उठाई गई। अनावश्यक जो धार्मिक पूजा की जो पद्धतियां थी उसकी हंसी उड़ाई गई। ये क्या कराते हैं, आप चर्च में जाएंगे तो एक जो पद्धति होती है अभी भी, कॉन्फेस करते हैं लोग। कॉन्फेस करने का मतलब ये होता है कि अपनी गलतियों के लिए स्वीकार करते हैं। हे गॉड प्लीज गिव मी मर्सी, और ये वो तमाम बातें वहां पे। फिर वहां पे जो पादरी होता है वो उधर खड़ा रहता है कि हाँ ठीक है, मेरी ब्लेसिंग है तुम्हारे ऊपर। तो एक पत्र होता है, एक पेपर होता था जिसको कहते थे पाप मोचन पत्र। पाप को मतलब क्या कहेंगे, एविल। पाप को जो समाप्त करने वाला पत्र मिलता था वो देता था पादरी, तो फादर देता था। कि ऐसा है कि अगर आपसे कोई अपराध हुआ है, कोई बात नहीं, आप मेरे पास आओ, स्वीकार करो, हम देंगे मोचन पत्र कि तुम निकल जाओगे वहां से। इसकी हंसी उड़ाई गई, इसकी हंसी उड़ाई गई। ये कहा गया भाई ये नहीं चलेगा, इससे मामला नहीं बनने वाला है। और ये कहा गया कि ऐसा है कि जो भी साहित्यिक रचनाएं होती थी, जो भी लिटरेचर लिखा जाता था, पुस्तकें लिखी जाती, उस पर कोई अपना नाम नहीं लिखता था। इन लोगों ने कहा भाई नाम लिखिए, पेट्राक, दांते, अपना नाम लिखिए। तो पुस्तक लिखा तो नाम लिखिए। किसके लिए छोड़ दिया, क्या भगवान का सब कुछ है? अरे हम भी कुछ इंसान भी तो कुछ है, कि सब भगवान ही है? ये चीज यहां की गई। और चित्रकला के क्षेत्र में इस समय एक चित्रकला बनी, मोनालिसा की फोटो। मोनालिसा की फोटो, मोनालिसा की मुस्कान, एक फोटो है मोनालिसा। अगर आप देखें मोनालिसा की फोटो को, अगर हम देखें किसमें आएगा भाई? अच्छा चलो मैं आपको जो फोटो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, मिनिमाइज में नहीं आ रहा।
अरे दीपक क्या करेगा, अभी डिस्टर्ब ना करो हमको। चलो मोनालिसा फोटो बाद में दिखा देंगे। मोनालिसा एक एक महिला है, जैसे करके खड़ी है, मुस्कुरा रही है। अब क्यों मुस्कुरा रही है नहीं पता है। अरे तुम अभी कहाँ धरती पे हो, तुम अभी पुरुष बताते हैं बहुत सारे। कौन पुरुष बताते हैं, आनंद के लिए बात बता रहे हो। अजब तफरी काटते हो यार तुम। मोनालिसा जो है एक स्त्री की फोटो है। हम कह रहे हैं स्त्री, तुम कह रहे हो पुरुष बताते हैं। कोई तथ्य है तुम्हारे पास, आंकड़ा? कल हमें फैक्ट दे देना, कहां से पढ़े हो। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक ऐसी महिला मोनालिसा जो मुस्कुरा रही है, उसकी संवेदना को नहीं समझ आ पाए कि वो क्यों मुस्कुरा रही है, किसके ऊपर मुस्कुरा रही है। इसके अलावा आप इस समय देखते हैं, यह भी कहा गया है कि उत्सुकता, मतलब मानव के अंदर एक एक चीज होती है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। मानव क्यों अलग है अन्य से, इसके पीछे का कारण केवल यही है, क्यूरियोसिटी। मानव ने सब कुछ बनाया, ये जहां आप बैठे हैं ना, ये सब मानव ने ही बनाया है, और ये उसकी जिज्ञासा का ही प्रमाण है, एविडेंस है। नहीं, इसीलिए बनाया ना मानव ने, कि मानव नहीं बनाया, बनाया है ना। और क्या है, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद क्या है, एक यहां पर आपको और भी समझना पड़ेगा। आपको एक बात और भी समझनी पड़ेगी, यहां सबसे बड़ी बात है, एक विद्वान है, उन्होंने लिखा आदमी से अद्भुत कुछ भी नहीं है, मतलब इंसान से इनक्रेडिबल कुछ नहीं है। मानव बहुत अद्भुत है, और मानव एक अपने आप में चमत्कार है, मिरेकल है। मानव अद्भुत है और चमत्कार है मानव स्वयं में, यह कहता है पिकडोला नाम का एक विद्वान है यूरोप में, पिकडोला। आपको याद न रहे, बस केवल इतना समझिएगा, पिकडोला यह कहता है मनुष्य से अद्भुत कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं अद्भुत। बहुत अद्भुत है, इनक्रेडिबल है इंसान, और मानव एक महान चमत्कार है। मानव के पास इतनी सारी चीजें है ना दिमाग में, उसका इतना प्रयोग कर दे तो वो महामानव हो जाता है, सुपर मानव, और फिर सुपरमैन की तरह से उड़ने लगता है ऐसे करके। इतना है, ये महर्षि अरविंद का दर्शन है। आपको नव जो वेदांत में आप पढ़ेंगे, नव्य वेदांत के दर्शन में यही बात है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि ह्यूमन सुपर ह्यूमन कैसे बन सकता है। हमें पता ही नहीं ना कि हम कौन हैं, यहां यही बात कही जा रही है। इसीलिए मानव अपनी चिंतन पद्धति के कारण ही सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, और उसे समस्त प्राणियों का राजा कहा गया है। अभी मैं जितने स्टेटमेंट आपसे बोल रहा हूं, ये सारे स्टेटमेंट कभी ना कभी यूज होते हैं। उसे सभी प्राणियों का राजा कहा गया है। मानव राजा है, जैसे जानवरों का राजा शेर है, वैसे यहां के पूरे प्राणी जगत का राजा मानव है। मानव ने सबको अपने बंधन में कर लिया, शेर को भी बांध लाए हैं हम, हाथी भी बांध लेते हैं हम, नहीं बांध लेते, बुद्धि है तभी तो। मानव क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ कर सकता है, स्वतंत्र है मानव, जो उसकी इच्छा करेगी वो करेगा, वो फ्री है। इसलिए अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा मानव जीवन का ही हमें अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसीलिए ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट बने हैं, जिसको मानविकी कहते हैं। साइंस और मानविकी के सब्जेक्ट में अंतर जानते हो क्या है? मानविकी के सब्जेक्ट कौन कौन से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब मानविकी के सब्जेक्ट हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट। ये सारे सब्जेक्ट के पीछे मानव घूम रहा है, एक इकाई मानव उसके लिए सब्जेक्ट है। तो मानव के लिए अध्ययन होगा, जो कुछ होगा वो मानव के लिए होगा। क्या क्लियर है? अब है व्यक्तिवाद की बात, हम करेंगे। व्यक्तिवाद यहां पे सबसे बड़ा, आज भी हम लोग व्यक्तिवाद व्यक्तिवाद कहते हैं। व्यक्ति का अधिकार, क्या है अधिकार? व्यक्तिवाद, इंडिविजुअल्स के राइट्स। व्यक्तिवाद
व्यक्तिवाद क्या है? एक व्यक्ति होने के नाते आपके पास क्या अधिकार हैं और क्या अधिकार नहीं? एक एक व्यक्ति का महत्व है दुनिया में, हर एक इंडिविजुअल्स का महत्व है। ये नहीं है कि ये महत्वपूर्ण है तो आप नहीं, या आप महत्वपूर्ण है तो आप नहीं, सब महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति का कोई महत्व नहीं था। मध्यकाल में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। कलाकार, साहित्यकार, कोई भी कुछ कर रहा है, अपना नाम नहीं बता, मैं ईश्वर में हूं, ईश्वर ने जो कहा वही कर रहा हूं, मेरा कोई नाम नहीं, सब काम उसका है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अब यहां समझने का मतलब है कि सब कुछ ईश्वर का है, मेरा नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो पुनर्जागरण के समय में आके आप अपनी आपको ये बात मान रहे हैं कि नहीं, जो हमारी उपलब्धियां हैं उसमें हमारा भी कुछ रोल है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था मध्यकाल में उपलब्धियां ईश्वर की देन है। अगर कोई अचीवमेंट हुआ तो लोग कहते हैं अपने मत लो, नहीं तो घमंड हो जाएगा, उसको ईश्वर पे छोड़ो। अचीवमेंट किसकी? ईश्वर की। पहले भी यही था, लेकिन बहुत ज्यादा था, आप अपना नाम नहीं लेते थे। लेकिन पुनर्जागरण ने कहा नहीं, व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति से परिचित होना होगा। और अगर व्यक्ति से परिचित नहीं हुए आप तो फिर कोई फायदा नहीं। व्यक्ति से परिचित नहीं हुए तो कोई फायदा है क्या? हां, व्यक्ति से परिचित न होने पे कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इस समय पुनर्जागरण के समय जो चित्रकार हैं, साहित्यकार हैं, उन सब ने अपने नाम का उल्लेख किया है अपनी रचनाओं में। चाहे वो एंजल हो, चाहे वो बुकेसियो हो, सबने सिग्नेचर किए हैं, साहब मैं भी कुछ हूं। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? मेरी भी कोई व्यक्तिगत आइडेंटिटी है, मैं भी कुछ हूं। अगर व्यक्तिगत आइडेंटिटी है और मैं भी कुछ हूं तो महत्वपूर्ण बात है ना फिर। और अगर यह बात है तो फिर पुनर्जागरण का मूल्य महत्वपूर्ण है साहब, व्यक्तिवाद के लिए। क्या क्लियर है व्यक्तिवाद? बोलो स्वाति, व्यक्तिवाद क्लियर है? ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, यह भी पुनर्जागरण का मूल्य है, यह विशेषताएं में आएगा। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता सेकुलर, जो सेकुलरिज्म ना, क्या है धर्मनिरपेक्षता? आज हर जगह, हर देश में आप ये शब्द सुनते होंगे, धर्मनिरपेक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। क्यों ऐसा कहा गया है? क्या कारण है? क्योंकि धर्म ने बहुत लोगों को जिंदा जलाया है। धर्म ने लोगों के हाथ पैर बांध कर लोगों को जिंदा जला दिया। धर्म बड़ा खतरनाक है। मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा है कि धर्म क्या है? अफीम है। अफीम चाट लो और धर्म के नशे में हो, होश में नहीं रहोगे, गिर जाओगे कहीं ना कहीं। तो धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता पुनर्जागरण की बड़ी विशेषता है, पुनर्जागरण की बड़ी विशेषताओं में है। क्यों? क्योंकि यहां के लोग ये कहते हैं कि हमें धार्मिक आडंबरों से, अंधविश्वासों से अलग रहना पड़ेगा। कि जो धार्मिक आडंबर है, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, उससे हमें अलग रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अलग रहना पड़ेगा। और जब हम अलग रहेंगे तो हमारा जीवन धर्म के नियंत्रण से अलग हो जाएगा। मध्यकाल में मानव का जीवन धर्म के नियंत्रण में था, कंट्रोल करता था धर्म। तुम कब छुट्टी मनाओगे ये भी चर्च से आदेश आता था। तुम कब सोओगे ये भी आदेश आता था। कितने बजे उठोगे ये भी चर्च से ही आदेश आता था। मानव धर्म की पुस्तक में बंधा हुआ था। यह कहा गया कि नहीं भाई, धर्म की पुस्तक से नहीं बनना है,
हमेशा एक ही बात, तुम ये करोगे तो तुम्हें परलोक पे ये मिलेगा, तुम ये करोगे तुम्हें परलोक में ये मिल जाएगा। यहां ये कहा गया नहीं, इस संसार पर ही बल, इस संसार पर ही बल, इस संसार पर जोर, इस संसार पर जोर देना है। ये जो संसार है इस पे बल देना है, इस संसार से अलग नहीं जाना है। परलोक की बात करके हम क्या अपने अधिकारों को मार सकते हैं क्या? और धर्म से अगर हम बहुत ज्यादा जुड़े हैं तो फिर आप देखेंगे कि यहां समस्याएं होंगी। इसीलिए आप देखेंगे आगे चल के यूरोप में पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार हुआ। क्या हुआ? धर्म सुधार हुआ, क्योंकि ये जो अंधविश्वास थे ये खत्म नहीं हुए। इसीलिए अगला चरण धर्म सुधार का है। अगला टॉपिक भी आपका धर्म सुधार है। धर्म सुधार क्यों आया? मार्टिन लूथर क्यों आया? धर्म सुधार की बातें क्यों रखा उसने यूरोप में? क्योंकि धर्म एक रूढ़ी बन चुका था, धर्म एक समस्या बन चुका था। धर्म ने हमारे पैरों को बांध दिया था, हमारे हाथों को बांध दिया था, हमें बांध दिया था। हम अपने ही सामने दूसरे लोगों को जलते हुए देखते थे धर्म के नाम पर, हम बोल नहीं पाते थे। धर्म में ये लिखा है यही होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि पुनर्जागरण में धार्मिक विषयों के अलावा अन्य विषयों पर अध्ययन की वकालत की गई। क्या बात समझ में आ रही है? धार्मिक विषयों के अलावा अन्य विषयों पर कैसे कैसे चर्चा होगी, अन्य विषयों पर कैसे कैसे अध्ययन होगा, इसकी बात पुनर्जागरण में हो रही है। इसीलिए आप देखेंगे धर्मनिरपेक्षता, यहां पे कैसा लिटरेचर आएगा? धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि इन्हें अलग करना है। जो धर्म की बातचीत है उससे नहीं बहुत ज्यादा कुछ होगा आगे। क्या क्लियर है? अगली बात, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग की चेतना, मिडिल क्लास। मैंने आपको बताया मिडिल क्लास आएगा। मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग की चेतना। मध्यम वर्ग क्या है भाई? अगर आप देखें, मध्यम वर्ग वहीं आता है जहां पर शहर बनेंगे। आपके सामने मैंने एक बात बताई थी, इटली में कई शहर बने थे, कई शहर, वो भी अंतर्राष्ट्रीय शहर बने थे। कैसे शहर बने थे? इंटरनेशनल सिटीज, अंतर्राष्ट्रीय शहर थे, जो फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस, बहुत सारे शहर। इसके वजह से शहरों में एक नया वर्ग आया। अगर आप देखेंगे तो ये जो वर्ग था, ये बैंकर्स का वर्ग था, ये व्यापारियों का वर्ग था, ये नए नए काम करने वाले कारीगरों का वर्ग था। यहां पर ये जो वर्ग था, इन्होंने अपने समय में अपने क्षेत्र में शिक्षा का, साहित्य का, कला का, विज्ञान का, सबका संरक्षण किया। और जब ये संरक्षण किया तो ये संरक्षण करने वाले लोग जो थे, इन लोगों ने कहा चर्च, पोप, पादरी से हमें अलग रख के अपनी बात करनी है। किससे? चर्च, पोप और पादरी से अलग रहकर अपनी बात करनी है। और इन्होंने अपनी कला का संरक्षण किया। तो पुनर्जागरण की विशेषता में मिडिल क्लास का जो आना, जो नए शहरों का बनना, और उनसे जो समाज में एक नई चेतना, एक नया उत्साह, एक नई तरीके की जो फीलिंग आई, उसके वजह से भी पुनर्जागरण आया। क्या क्लियर है? इसके अलावा सहज सौंदर्य की बात की गई। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, सहज सौंदर्य। सहज सौंदर्य की बात, सहज सौंदर्य क्या होता है? कोई मुझे बता दे, सहज क्या होता है? एक गाना सुना होगा तुमने, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार। यही है सहज सौंदर्य। यहां किसी राजकुमारी के सौंदर्य की बात नहीं है, यहां सौंदर्य है सिंप्लिसिटी में। कोई सजावट नहीं, कोई सजावट नहीं।
एकदम सिंपल। कुछ लोग सिंपल में ज्यादा अच्छे लगते हैं, तैयार हो गए तो बेकार हो जाता है मामला, नहीं। तो यहां सहज सौंदर्य की बात, संजना को लग रहा है कोई जबरदस्ती पकड़ रखा है यहाँ, तो यहां पर सहज सौंदर्य की बात है। सहज सौंदर्य का मतलब यह है कि आप बिल्कुल जैसे हैं, नेचुरल सुंदरता की वकालत होगी। मोनालिसा किसी राजकुमारी का चित्र नहीं है। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे मोनालिसा किसी पुरुष का चित्र है। मोनालिसा किसी राजकुमारी का चित्र नहीं है, बल्कि साधारण जो एक ऐसी महिला है जो बिल्कुल आम महिला है, सामान्य सी महिला है, और उसकी जो मुस्कान है उस पे ही चित्रकार एकदम फिदा है। क्या मुस्कुराई है, ये यहां बात है, मतलब सहज सौंदर्य। आज भी हम ये कहते हैं सिंपल। आज भी हमारे जो लोग बहुत अच्छे तरीके से थोड़े बुद्धिजीवी टाइप के लोग हैं, वो लोग कहते हैं सहज सौंदर्य होना चाहिए, बनावटीपन नहीं चाहिए। एक दिन अच्छे लगे, अगले दिन अच्छे ही नहीं लगे, फिर तो संबंध नहीं चलेगा साहब। चलेगा संबंध है क्या, आते तुम अच्छे ही नहीं लग रहे हो। ये बात आज भी है। अच्छे ह्यूमन बीइंग की ये निशानी है कि वो हमेशा सहज सौंदर्य की बात करता है। कुछ लोग क्या होता है, चमक धमक में खो जाते हैं, चमक धमक में खो जाते हैं, फिर अगले दिन परेशान हो जाते हैं। हमारे एक जो भैया थे, उनकी शादी हुई, तो जब शादी से पहले लड़की देखने गए तो चमक धमक में खो गए। जब शादी हुई तो लड़की से नाराज रहते थे हमेशा, कहे तुमको दिखाया गया था तुम जैसी थी वैसी तुम हो नहीं। तो उन्होंने कहा अब तो भाई जैसे हैं हम तो वैसे ही रहेंगे, अब तो बदल नहीं सकते। तो यहां यह समझने की जरूरत है। इसके अलावा एक और बात यहां पे है कि बुद्धिवादी स्वरूप, मतलब हर चीज इंटेलेक्चुअलिटी से ही चेक कर होगी। मतलब जो भी चीज आप करोगे उसमें आप देखोगे इंटेलेक्चुअलिटी पे आपकी बात आ रही है कि नहीं। बुद्धिवादी स्वरूप, बुद्धिवादी स्वरूप, बुद्धिवादी स्वरूप का मतलब समझ पा रहे हैं आप? तर्क, लॉजिक। जब भी कोई कुछ कहे, अच्छा ठीक है आपने बता दिया, अच्छी बात, हम तर्क पर कसेंगे, पहले इसको लॉजिक लगाएंगे, और अगर उस पे बात बनेगी तब हम मानेंगे। पहले क्या कहते थे, पहले मानो फिर जानो। पहले मान लो भगवान है, फिर तुमको वो आ जाएगा, दर्शन दे देगा। अब कह रहे हैं पहले जानो फिर मानो। क्या समझ में मैंने क्या बोला? पहले के मध्यकाल में ये कह रहे थे पहले मानो वो गॉड है, और फिर वो तुमको दर्शन देगा। अब कह रहे नहीं नहीं, पहले तुम दिखाओ तब मानेंगे। इसी बड़े पत्थर चले, लोगों ने कहा हम नहीं दिखा सकते तुमको भगवान, कहे नहीं दिखाओ तो नहीं मानेंगे, या दिखा दो। ये है बुद्धिवाद। तो यहां पर यही बात कहा गया, इसीलिए वाद विवाद खूब हुआ। अगर आप पुनर्जागरण में देखेंगे तो खूब वाद विवाद हुए। किसी ने कहा कि उसके ऊपर तुमने बोल दिया, तो हिम्मत यार, तो दिखा दो भाई, हम नहीं बोलेंगे। तुम कह रहे हो ना जो आता है रात में, तो दिखाओ, चलो आज हम रुकेंगे। अब रात हो गई, दिखाई नहीं पा रहे हैं। तो वाद विवाद, यहीं से कई सारी चीजें निकली। मतलब अगर आप देखें तो बुद्धिवाद से होगा तर्क। अभी आप यहां हमसे तर्क करने लगे तो वाद विवाद हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं बोलो? तो यहां पर यही चीज है। तो बुद्धिवाद से आया तर्क, और तर्क से आया वाद विवाद, और वाद विवाद से अगर आप देखेंगे तो यहां पर आगे चल के आविष्कार हुआ, प्रयोग हुआ, और नई नई चीजें सामने आई। क्या क्लियर है? ये आपने दो पक्ष आपने समझ लिया पुनर्जागरण का, कारण और इसकी विशेषताएं। इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट क्या है पुनर्जागरण का? प्रभाव, हर क्षेत्र में असर है इसका, मानव, साहित्य, कला, सब पे असर है। पहले यूरोप में अगर आप देखेंगे लैटिन भाषा मध्यकाल में बोली जाती थी, लैटिन इटली में बोली जाती थी,
इलीट वर्ग की भाषा है। जैसे संस्कृत इंडिया में थी पहले, वैसे इटली में लैटिन भाषा बोली जाती थी। लैटिन भाषा वही समझ पाता था जो बहुत विद्वान टाइप का व्यक्ति होता था। सब भाषाएं चली गई, लैटिन को लोग बोल के सामान्य व्यक्ति के ऊपर हमेशा चमत्कार दिखाते थे, उसको समझ में नहीं आता, लब में उसके बाद लैटिन में बोल रहे हैं। अब पुनर्जागरण काल में यह हुआ कि भैया ऐसा है, ये जो लैटिन भाषा है इसके अलावा भी अन्य भाषाएं हैं। सामान्य जन की इटली में भाषा थी इतालवी। कौन सी भाषा थी? इतालवी। इन विद्वानों ने कहा इतालवी में बोलो ना, बोलना ही है तुमको तो इतालवी में बोलो। फिर जर्मनी में लोगों ने बोला कि हमारी भाषा में बोलो, जर्मन में, फ्रांस में बोला फ्रेंच में बोलो, अंग्रेजी में, स्पेनिश में, सब भाषा में साहित्य लिखा गया। पहला असर यह है कि एक भाषा का वर्चस्व टूट गया। नहीं तो लैटिन भाषा में कबीर साहब ने कहा संस्कृत भाषा में कौन पढ़ता है, कौन पढ़ाता है? जो जानकार होगा संस्कृत वही जानेगा ना, और सामान्य जन अंगूठा टेक है। जब कबीर बोलते थे तो हर आदमी अशिक्षित, तो उन्होंने कहा संस्कृत है कूप जल, कुएं का जल, भाखा बहता नीर। भाषा बहता हुआ नीर है, पानी है। इसलिए सामान्य जन की भाषा में बोलिए, गांव जाइए अंग्रेजी आए तब भी उन्हीं की भाषा में बोलिए, नहीं तो जाके वहां अंग्रेजी में बोलने लगिएगा तो जो देसी मैना और फिर विदेशी बोल, गांव का आदमी आपसे तुरंत भागेगा कि अच्छा ये तो विदेशी बोल है। इसलिए वहां जाइए अपनी भाषा, जन भाषा जानिए, सब कोई समस्या नहीं, लेकिन करिए वो जिससे अपनी भी चीजें बढ़ें। अगली बात क्या है? इस समय जो साहित्य लिखा गया उसमें मानव को केंद्र में रखा गया। जो साहित्य लिखा गया वो धार्मिक विषयों से अलग लिखे गए। मैंने अभी आपको बताया था, अब मानव केंद्र में रहा, और जितने भी साहित्यकार थे उन्होंने मानव को केंद्र करके रचनाओं को लिखना शुरू किया, अलग अलग पुस्तकें लिखी। और यहां पर साहित्य जो है पहले जो धर्म की चार दीवारी में था, बाउंड्री वाल में था धर्म के, उससे बाहर कूद गया। क्या समझी? कि धर्म की बाउंड्री वाल को तोड़कर निकल गया बाहर। अब मानव पे बात होगी, समाज पे बात होगी, राजनीति पे बात होगी, अर्थशास्त्र पे बात, सब पे बात होगी। पहले बात होती थी क्या? अगर कोई अच्छा लिखता था, पोप क्या कह रहा है, ईश्वर ने क्या कहा, परलोक जाओगे तो क्या क्या मिलेगा, सेब खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काजू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये सब बात नहीं, ये सब खूब बातें लिखी है, वहां जाओगे वहां मिलेगा सब कुछ, यहां अच्छा, यहां जो कह रहे हैं वो करो, वहां वो मिलेगा। कबीर ने कहा मरने के बाद अगर मुक्ति होती तो वो जो गुरु समझा रहा है पोप पादरी, वो झूठ बोल रहा है। मरने के बाद नहीं मुक्ति होती, मरे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधू जीवत में कर आशा। जीते जी आशा करो, जीते जी मिलेगा नहीं, मरने के बाद क्या देखा है? यहां बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था है, यहां खा ही नहीं पा रहे हैं, वहां मरने के बाद क्या ही खाएंगे? लोग मरने वाले लड्डू खिलाते हैं लोगों को। अरे जीते जी लड्डू गुलाब जामुन नहीं खिलाया, मरने के बाद फिर क्या ही कर लोगे खिला के? है कि नहीं? प्रश्न तो ये है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? यहां आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें। एक तो चीज ये भी है कि इरास्मस नाम का एक व्यक्ति हुआ है हॉलैंड का, और पुनर्जागरण के काल में इरास्मस का बड़ा रोल है। इरास्मस ने अपनी विद्वता, अपने ज्ञान, अपने तर्क के कारण उसे यूरोप का विद्वान कहा जाता है। इरास्मस ने यह कहा कि भाई बाइबल का मैं अनुवाद करूंगा। बाइबल को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। बाइबल चूंकि अगर आप जानते हैं कि वो लैटिन भाषा में है, सामान्य व्यक्ति तो छू भी नहीं सकता। इरास्मस ने कहा बाइबल का ट्रांसलेशन होगा साहब, तुम ही पढ़ के बताओगे और हम मानेंगे, ये नहीं चलेगा। हम पढ़ेंगे बाइबल, देखेंगे क्या लिखा है उसमें।
इरास्मस ने बाइबल का अनुवाद किया, और उसमें जब अनुवाद किया तो अनुवाद करके एक बात बताई कि भाई बाइबल में बहुत सारी बातें ऊट पटांग भी लिखी, जिसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं। तो इरास्मस की बातें लोगों पे असर कर गई। उसने कहा मूर्खता की प्रशंसा, उसकी पुस्तक का नाम था मूर्खता की प्रशंसा, द प्रेज ऑफ फोली, द प्रेज ऑफ फोली पुस्तक का नाम है, हिंदी में है मूर्खता की प्रशंसा। क्या बाइबल में भी मूर्खता की प्रशंसा हुई है साहब? हमने उसका ट्रांसलेशन करके देख लिया कि अब तुम बताओ कि तुमको क्या समझ में आया। इरास्मस के पीछे पड़ गए लोग, लेकिन अब वो मध्यकाल का समय नहीं है। मध्यकाल में इतना बोलने पे जिंदा जला देते थे। तो यहां ये भी बात आपको समझना पड़ेगा। क्या क्लियर है? बोलिए। विज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव क्या पड़ा, ये तो आपने समझा कि यहां पर जो साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव अभी आपने देखा था। विज्ञान के क्षेत्र पे प्रभाव की अगर हम बात करें कि पुनर्जागरण का विज्ञान के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, अगर आप देखेंगे धीरे धीरे इसके कारण चर्च के प्रति लोगों की आस्था कम हुई। हर आदमी चर्च में अब जब जाता था तो वहां भी प्रश्न करने लगा, पोदरी से भी, जो वहां पर जो फादर रहता था उससे भी पूछने लगा कि भाई आपको ये काम कैसे कर रहे, इसका क्या मतलब होता है। इसीलिए अब लोगों ने अपने प्रयोग करने शुरू किए। विज्ञान में आविष्कार की जब बात होगी तो कुछ बातें जो बाइबल में लिखी हुई थी कि सूर्य ऐसे चक्कर काटता है, पृथ्वी ऐसे चक्कर काटती है, ये सब बाइबल में लिखा हुआ। अब यहां पर यही बात सामने आई। लोगों ने कहा कि हम ये बात नहीं मानेंगे कि पुस्तक में लिखा, इसलिए हम ये मान ले कि सूर्य चक्कर काट रहा है हमारी पृथ्वी का। अब हमें यह देखना होगा इसका हम प्रयोग करेंगे साथ, और अगर प्रयोग करने पर यह बात सिद्ध हो गई तो हम बात मान लेंगे, और अगर नहीं सिद्ध हुई तो आपकी बाइबल की बात खंडित भी होगी। क्या समझ में आई बात? मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पर आप देखेंगे प्रयोग वाली बात को माना गया कि हम प्रयोग करके जानेंगे, जानेंगे तब मानेंगे, जान के मानने की बात हुई। इसके पहले विचारधारा यही थी कि जो पृथ्वी विश्व के केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। देखिए यह विचारधारा पहले थी जो बाइबल में भी, पृथ्वी विश्व के केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर काटता है। लेकिन कापरनिकस आया, कापरनिकस ने कहा यह क्या फर्जी बात है। प्रयोग करके हम देखेंगे 1548 से 1600 के बीच में कॉपरनिकस ने इस पर पूरा प्रयोग किया और कहा यह गलत है, और यह प्रयोग करके सिद्ध कर दिया। और जब ये सिद्ध किया तो चर्च ने इसकी आलोचना करना शुरू किया कॉपरनिकस की। कॉपरनिकस के ऊपर यह कहा गया कि तुम अपना शोध कार्य बंद करो, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है वही सही है, तुम बोले गर्दन काट देंगे तुम्हारी, बोलना नहीं है तुमको, कॉपरनिकस। और आगे चल के आप देखेंगे कि इसकी बात को वहीं रोक दिया गया। लेकिन आगे चल के इटली के वैज्ञानिक जो ब्रूनो थे, उन्होंने कहा नहीं, कॉपरनिकस ठीक कह रहा है, उसकी बात बिल्कुल सही है, उसकी बात बिल्कुल सही है। और जब उसने ये बात बोला तो आप देखेंगे उसे जिंदा जला दिया गया, ब्रूनो को। कॉपरनिकस को तो नहीं, क्योंकि उसके तो अनुसंधान को रोक दिया गया। लेकिन जब ब्रूनो ने इटली में बोला कि नहीं कॉपरनिकस ठीक बोल रहा है, वो बाइबल के खिलाफ है ना मामला। बाइबल में लिखा है बाइबल, इसका मतलब तुम बाइबल को नहीं मानता, रुक जाओ तुम्हारी खाल खींचते। जिंदा जला दिया ब्रूनो को। आगे चल के दूरबीन का आविष्कार करने वाले गैलीलियो ने इस बात को रखा। उसने कहा कॉपरनिकस अकाट्य है, उसको कोई काट ही नहीं सकता, हमने दूरबीन से देख लिया है बात। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया ना, टेलीस्कोप, और आविष्कार करके कहा कि नहीं कॉपरनिकस के सिद्धांत अकाट्य है, कोई काट ही नहीं सकता उसे। और जब काट नहीं सकता तो फिर कैसे ये हो रहा है? आगे चल के आप देखें आइजैक न्यूटन, उसने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया और ये बताया कि सब चीज
क्यों धरती पर नीचे ही गिरती है। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा सर्जरी, वेस्लियस नाम का एक व्यक्ति है नीदरलैंड का, उसने सबसे पहले इसी समय सर्जरी करना शुरू किया, जो ऑपरेशंस होते हैं। पुनर्जागरण है भैया, ये पुनर्जागरण इसी बात की तो बात है। ये मानव शरीर ईश्वर की देन है, तो क्या हम इसको खोलेंगे भी नहीं क्या? ऑपरेशन कैसे होगा? खोलना ही पड़ेगा। खोल दिया शरीर, तो सर्जरी की बात है। वेस्लियस ने सर्जरी किया। इसके अलावा जो गुटेनबर्ग है, अगर आप देखेंगे, जो जर्मनी का है गुटेनबर्ग, उसने 14वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस ले आया। प्रिंटिंग प्रेस, मार बाइबल का अनुवाद होने लगा, जर्मन भाषा में, ये स्पेनिश भाषा, सब में। पूरी जनता जो बाइबल पढ़ रही है अपने से, कह रुको अब तुमको पादरी बताते हैं, हमेशा तुम पूछते रहते ये करो वो करो, हम खुद ही जान लेंगे उसमें क्या लिखा। तो 14वीं शताब्दी में जो गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। ठीक है, और आप देखेंगे ये सारी चीजें आपको यहां पर दिखाई देंगे। आज के लिए इतना है।